हेलो नमस्कार मेरे साथियों। मैं सोनित शर्मा हिसार हरियाणा से आपका अपना साथी आपका आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, इस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मैंने पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था चैनल के ऊपर, उसमें भी मैंने ये बताया था कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते या एक जुडिशियल एस्पिरेंट होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेयर एक्ट पढ़ने में, बेयर एक्ट की भाषा को समझने में दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले साल भर से। कोरोना की महामारी में अभी कोई एग्ज़ाम ज़्यादा हुआ नहीं है, और इसलिए जो है अभी अभी फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि राजस्थान की वैकेंसी निकली है। तो हम इसमें राजस्थान को ही ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के पैटर्न को ही ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो है तैयारी करेंगे। कैसे बेयर एक्ट पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कुछ कोशिश करेंगे। और इसमें जैसा कि नाम है लीगल सुपरफास्ट, थोड़ा सा दिन के लिए जो है आपको पता होगा कि एक सुपर फास्ट ट्रेन कैसे चलती है। जैसे ही वो स्टेशन छोड़ती है तो कुछ समय तक जो है वो एक धीमी स्पीड पर चलती है। वे जैसे ही पूरा स्टेशन पार हो जाता है, वो थोड़ी सी दूरी तय हो जाती है, फिर उसके बाद वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड पर चल पड़ती है। ऐसा ही हम भी करेंगे। कुछ दिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, सोच समझ कर पढ़ेंगे। बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए, उसकी भाषा को कैसे आसान बनाया जाए, ये सब पढ़ते हुए हम धीरे धीरे चलेंगे। और फिर कुछ समय बाद हम अपनी वही सुपर फास्ट रफ्तार रफ्तार पकड़ लेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब है मित्रों। यहाँ पर सारा कंटेंट दिया भी नहीं जा सकता, सारा कंटेंट पढ़ा भी नहीं जा सकता। और पहले जो कोई एजुकेटर्स जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे साफ ये कहता हूँ कि मैं आपका कोई कंपिटिटर नहीं हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे अपना कंपिटिटर ना समझें। मैं भी आप ही की तरह के कुछ गुरुओं से पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। क्लासेस देता हूँ अन अकेडमी जैसे उत्कर्ष क्लासेस, जैसे उनके कोई यूट्यूब चैनल्स पर जो है मैं क्लासेस देता हूँ। तो इसलिए प्लीज़, ये मेरा आज पहला वीडियो है, मेरा सपोर्ट कीजिए, अपने साथी का सपोर्ट कीजिए। और सभी मित्रों को, सभी लीगल एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि साथ मिलकर पढ़ेंगे। 3 या 4 महीने आज ही फार्म निकले हैं भाई, आरजेएस के आज ही फार्म भरने शुरू हुए हैं। तो अंदाज़ा है कि अक्टूबर से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा। हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आ भी जाता है तो। लेकिन फिर भी ये अंदाज़ा है। तो धीरे धीरे हम जो है अक्टूबर तक अपनी तैयारी करेंगे। प्री और मेंस दोनों की तैयारी को हम कोशिश करेंगे कि साथ लेकर चले, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती है। ये मिथ है, ये भ्रम है कि पहले प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। प्री क्लियर हो जाएगा, 15-20 दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा, फिर हम रिजल्ट की टेंशन में तैयारी नहीं कर पाएंगे मेंस की, वो दिन हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमें प्री के साथ ही, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के साथ ही मेंस की तैयारी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमें इंटरव्यू की भी तैयारी, कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात की भी हमें तैयारी करनी होगी। तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हमारे देश का संविधान वर्ल्ड का सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अंदर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं।
हालांकि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं इस पर काफ़ी डिबेट है। कोई ऑथर्स कहते हैं कि 445 है, क्योंकि काफ़ी आर्टिकल हट भी चुके हैं, काफ़ी आर्टिकल जुड़े भी हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर बेयर एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स ही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले उसे पढ़ने का तरीका क्या है कि हम उसकी रेंज को याद करें। रेंज का बहुत बड़ा महत्व होता है। रेंज आप जैसे आप लगाइए कि अगर कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर वगैरह होता है, तो हम पुलिस में जो है दरख्वास्त देते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करवाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो क्या देखती है पुलिस? पुलिस देखेगी कि हाँ भाई अपराध कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कहाँ पर? हिसार में हुआ है। हिसार में कहाँ पर? उस जगह को देखेगी। तब जा कर के पुलिस जो है अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है। आपने अगर देखा होगा कि आप गूगल मैप चलाते हैं, कहीं भी जाते हैं एड्रेस सर्च करने के लिए गूगल मैप चलाते हैं, वो तो विद इन ए सेकेंड एक ऐसा वो प्रोसीजर होता है जिससे हमें पता चलता है। लेकिन हालांकि गूगल मैप भी ऐसे ही लोकेशन सर्च करता है। वो पहले रेंज देखता है, सर्कल देखता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड वगैरह जो भी साइंटिफिक टर्म्स के उसमें होता है वो देखता है, फिर उसके बाद हमें वो लोकेशन बताता है। तो इसलिए किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसकी रेंज याद होनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सपोज कीजिए हमसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स में भी पूछा जाए, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पर है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ पर है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर हमें आर्टिकल्स की रेंज ही नहीं पता होगी तो हम पूरा संविधान देखने में लग जाएंगे। और अगर हमें रेंज पता होगी कि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, उसके अंदर भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में आता है। तो हमें देखने में, पढ़ने में और क्वेश्चन को याद करने में, एट ए टाइम उस क्वेश्चन को का आंसर याद करने में हमें आसानी होती है। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मैं आज का ये टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, साथ साथ अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट्स बनाइएगा, बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अपने साथ रखिएगा। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी यहाँ पर अभी खोल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैंने खोल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का रेंज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको अपने आप को यहाँ पर पहले दिखा भी देता हूँ। मैं अपने आप को पहले यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, कहाँ गया। ये मित्रों, थोड़ा सा मुझे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना आ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। इस सॉफ्टवेयर का मुझे यूज़ नहीं करना है, पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बारी मैं जानता नहीं हूँ कि कैसे क्या होगा, इसलिए प्लीज़ आप तो इसमें अब देखते हैं। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ सही चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये कब लागू हुआ था? केम इनटू फोर्स ऑन, ये जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन पार्शली लागू हो गया था। पार्शली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके 26 नवंबर 1949 को इसके 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे,
जो कि ये है 5, 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, आर्टिकल 388, 391, 392, 393 एंड आर्टिकल 394 इटसेल्फ। ये बात लिखी कहाँ हुई है दोस्तों? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 394। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का खोलेंगे उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 16 आर्टिकल, हालांकि उसमें 15 लिखा हुआ है, लेकिन एक कॉमन सी बात है, उसमें एक बात और लिखी हुई, इंक्लूडिंग दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 394 समेत 16 आर्टिकल हो गए हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। और बाकी उसमें ये भी लिखा हो कि बाकी के जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस है, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, यानी रेस्ट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जन 1950। तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं? इसके अंदर टोटल 22 पार्टों में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, जिसमें 395 टोटल आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में शेड्यूल्स भी दिए हुए। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल दिए हुए हैं अलग अलग। तो हमें जल्दी से जल्दी इसका रेंज देख लेना चाहिए, कैसे क्या रेंज होगा। सबसे पहली बात आती है पार्ट 1। पार्ट 1 कहाँ क्या कहता है? टाइटल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है? यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। उसके बाद पार्ट टू जो है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बात करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि उस टाइम भारत का, इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, नई नई बाउंड्रीज बनी थी, लोग इधर उधर आ जा रहे थे, कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा था, कोई पाकिस्तान से इंडिया जा रहा था, ब्रिटिशर्स भी जा रहे थे। सिटीजनशिप का उस पूरा मैटर था। तो उसको डिसाइड करने के लिए भी कौन भारत का सिटीजन होगा, कौन कैसे जो है सिटीजनशिप एक्वायर की जाएगी, ये सारा इसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। इसका ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है। इसके अंदर जो है मेनली आपके 7 या 8 पार्ट हैं। पहला पार्ट जनरल पार्ट आर्टिकल 12 से लेकर के 13 तक है, जो कि बात करता है कि आर्टिकल 12 में आपको स्टेट की परिभाषा दी हुई है कि स्टेट की डेफिनेशन, इस पार्ट के लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, ये सारा कुछ आपका आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 13 में ये बात दी हुई है कि लॉ के बारे में, हालांकि वहाँ पर लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, वो लॉ को कस्टम यूजेस वगैरह वो बताया गया है। और ये कहा गया है कि अगर कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर उसका कोई भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स से जो है मेल नहीं खाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है, तो जहाँ तक जितना वो पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट करता है वो जो है निरस्त हो जाएगा। वहाँ पर ये बात लिखी हुई है। और इसी का एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी इसे कहा जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी के आर्टिकल 13 के बेस पर ही हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास पावर मिली हुई है उनको कि वो किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि ये कानून फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से सही है या नहीं है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि भाई अब इसमें आते हैं आपके राइट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला राइट आता है आपका राइट टू इक्वलिटी। ये कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेकर के आपका आर्टिकल 18 तक आता है। इसके अंदर इक्वलिटी बिफोर लैंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इस तरह के काफ़ी राइट्स आते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, जो आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आता है, जिसके अंदर आपका ये अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह इसके अंदर आता है। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 भी सारा इसी के अंदर आता है, ठीक है। और भी इसके अंदर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आप किसकी बात करता है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका आर्टिकल 23 और 24 के अंदर आता है। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर वगैरह ये इसके अंदर सारा कुछ आता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किसके बारे में बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है ये, कि भाई
अपनी भी इच्छा से कोई भी जो है कोई भी अपना धार्मिक जो है रीति रिवाजों को निभा सकता है, उसके तरफ पूजा वगैरह कर सकता है, ये सारा इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद अगला है इसके अंदर, अगला जो राइट है वो आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या आता है, सॉरी यार थोड़ा सा मेरे को ये चलाना नहीं आ रहा है, तो इसलिए अगर जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका आता है आर्टिकल 29 और 30 के बीच में के अंदर आता है ये आपका। इसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ को इंस्टीट्यूशन अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की स्वतंत्रता वगैरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आता है अच्छा सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। ये जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से आपका जो अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ये उससे जोड़ा गया था। आर्टिकल 31 ऐसे लेकर के 31D तक है। अब आप पूछेंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि भाई कैसे प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है, कैसे उसके बारे में वो सारा उसके बारे में बात करता था, जिसको 44th अमेंडमेंट से वहाँ से हटा करके फिर आर्टिकल 300A के तहत उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। मतलब आज के दिन में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट ना होकर के केवल एक लीगल राइट है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका सबसे लास्ट राइट जो आपका आता है वो आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक ये आपका आता है। इसके अंदर जो है आप अपने आर्टिकल 32 इसका मेन जो है आर्टिकल है, वो कहता है कि भाई आप जो है अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो 5 तरह की रिट, हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, एश्योररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट, ये 5 तरह की रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके लिए याचिका दायर कर सकता है, रिट फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिर उसको मेरिट इशू करेगा। अगर उसको लगेगा कि भाई हाँ भाई वास्तव में जो फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हो रहा है उसके हिसाब से रेट इशू की गई है, तो उसके करेगा। ये 5 तरह की रेट हैं। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका, और इसी यही वो आर्टिकल 32 ही वो आर्टिकल है जिसको हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या और हृदय यानी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर्टिकल हैज़ बीन कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यही वो आर्टिकल 32 है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। उसके बाद आता है आपका पार्ट 4 जो आपका बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये आपके आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। आर्टिकल 36 के अंदर वही इनकी स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई कि इस पार्ट में स्टेट की डेफिनेशन वही इंक्लूड होगा जो पार्ट 3 के अंदर, यानी आर्टिकल 12 में पार्ट 3 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है वही इसमें होगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सकता है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। ये बात आर्टिकल 37 में लिखी हुई है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि फिर भी स्टेट जो होगा वो अपनी नीति अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त इनको ध्यान में रखेगा। ये इसमें कहा गया है। ये आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। इसके बारे में भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 4A। ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि भाई कहाँ से ली गई हैं, तो ये ध्यान रखना कि यूएसएसआर, जो उस टाइम यूएसएसआर सोवियत रूस हुआ करता था, जो आज रशिया और 15 देशों में बट गया है, उसके संविधान से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था। इसके अंदर ये आपका आर्टिकल 51A इसके बारे में बात करता है। इसके अंदर शुरुआत में जब ये लिया गया था तब ये इसके अंदर केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती थी। फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट से जो 2002 में हुआ था, जिसके अंदर वो राइट टू एजुकेशन, उससे जो है भाई 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को
एजुकेशन दिलाना जो है पेरेंट्स की ड्यूटी होगी, तो ये उसको जोड़ा गया था, वो 11वीं ड्यूटी थी। उसके बाद अगला आता है पार्ट 5। पार्ट 5 जो आता है हमारा, वो काफ़ी बड़ा है। ये आपका यूनियन के बारे में बात करता है, संघ, यूनियन। ये आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक करीब 100 आर्टिकल इसके अंदर हैं। ये आपका आता है, ये आपका आता है इसके अंदर आर्टिकल 51 से लेकर के 52 से लेकर के 151 तक। इसके अंदर आपके काफ़ी पार्ट आते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 1 इसका एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक आता है। इसमें आपका आता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 से लेकर के 73 तक। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 और 75, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। उसके बाद आता है तीसरा इसका पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। भारत का एक जो है क्या बोलते हैं उसको, अटॉर्नी जनरल, भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होगा, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं जिसको, यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवोकेट भी कहते हैं। ये आपका इसके अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है इसके अंदर चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका, अच्छा एक और इसमें रह गया, फोर्थ पार्ट, वो है आपका इसके अंदर, आपको शायद मेरे पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो आपका आता है इसमें, क्या बोलते हैं, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, आर्टिकल 77 और 78। इसमें आता है कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में कैसे काम होगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, प्राइम मिनिस्टर जो है होगा, वो जो है अपनी जो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह, जो निर्णय वगैरह होंगे, जो गवर्नमेंट के निर्णय वगैरह होंगे, उनको जो प्रेसिडेंट को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, ये सर उसके अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है इसके अंदर, एक सेकंड मैं आपको इसमें दिखाई देता हूँ, कोशिश करते हैं कि शायद हो जाए। आई थिंक, एक सेकंड आप एक बार थोड़ा सा सब्र रखें, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो आप अभी, एक सेकंड इसमें, थोड़ा सा मैं आपको पहले माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे को ये चलाना नहीं आ रहा है, आज पहली बार चला रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको जो भी दिक्कत आ रही हो उसके लिए मेरे को माफ़ करें। हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक सेकंड। शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये रहा, ये चैप्टर 2 आपका पार्लियामेंट अब बात करता है। ये आर्टिकल 75 से लेकर के 122 तक आता है। इसके अंदर सबसे पहला जो जनरल पार्ट है वो आपका आर्टिकल 79 से लेकर के 88 तक आता है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर किसका दे रखा है, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोक। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। और इसके सारे भाई कितने मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, लोकसभा में, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आता है पार्ट 2 इसका, यह आता है आपका ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स में और जो हाउस ऑफ पीपल में जो है स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वगैरह होंगे, उनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी, उनको कैसे हटाया जाएगा, कैसे उनका इलेक्शन होगा, ये सारा कुछ उसके अंदर दिया हुआ। पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट्स कैसी होंगी, ये सारा उसके अंदर आर्टिकल 89 से लेकर के 98 तक दिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
ये आपका आर्टिकल 99 और 100 के बीच में के उसमें दिया हुआ है। हालांकि आर्टिकल जो 99 है वो कंडक्ट के बारे में बात नहीं करता है डायरेक्टली, वो आर्टिकल 100 बात करता है। आर्टिकल 99 तो क्या कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे उनको ओथ कैसे दिलाई जाएगी। अब ये पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसको कैसे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, हो सकता है कि शायद उन्होंने ओथ को भी जो है कंडक्ट के अंदर इंक्लूड किया हो, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद आता है अगला डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि जो एमपीज होंगे जो राज्यसभा के लोकसभा के, इनको कैसे किन किन ग्राउंड पर इनको जो डिस्क्वालीफाई कर किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 101 से लेकर के 104 तक आपका दिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं, प्रिविलेजेस क्या क्या इम्यूनिटीज, उनको विशेषाधिकार वगैरह जो मिले हुए हैं। ये आपका जो आर्टिकल 105 से लेकर के 108 तक आएगा। भी उनको जब भी ड्यूरिंग सेशन उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग सेशन नहीं चलाई जाएगी, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका अगला पार्ट आता है इसके अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि बिल्स वगैरह कैसे रखे जाएंगे, कैसे उसके अंदर पास होंगे, ये सारा उसके अंदर आता है। मनी बिल्स वगैरह, ठीक है। जॉइंट सिटिंग इसके अंदर आता है। आर्टिकल 107 से लेकर के 111 तक आता है। 111 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सभी बिल्स पर अपनी असेंट देगा, और मनी बिल्स को छोड़ करके सभी बाकी जो दूसरे बिल्स होंगे, मनी बिल्स को छोड़ करके बाकी जो दूसरे बिल होंगे उनको जो है एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है। उसके बाद आता है आपका प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स, ये आपका आर्टिकल 112 से लेकर के 117 तक आता है। ये आपका एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट या उसके बारे में बात करता है। ये आपका प्रोसीजर जनरली, लास्ट में आता है प्रोसीजर जनरली, कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा, किस लैंग्वेज में होंगी, कैसे क्या कुछ होगा, ये सारा आर्टिकल 118 से लेकर के 122 तक ये दिया हुआ है। उसी तरह से बात है अगला चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड क्या किसके बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, कि राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगी। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123, जो कि बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस इन पार्लियामेंट। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने संबंधी जो शक्ति है, आर्टिकल 123 उसके बारे में बात करता है, कि जब पार्लियामेंट जो है में कोई सेशन नहीं चल रहा होगा या पार्लियामेंट नहीं चल रही होगी, तो अगर उस दौरान कोई ऐसा लगता है कि भाई किसी चीज़ पर किसी बिल एक्ट वगैरह कोई बनाना जरूरी है, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और आपको भी पता है कि उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कि वो जो है आपका जब भी पार्लियामेंट का अगला सेशन होगा, उसका जो फर्स्ट मीटिंग होगी उससे जो है 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर उसको पार्लियामेंट पास कर देती है तो वो वैलिड होगा, वरना जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है द यूनियन जुडिशरी, चैप्टर 4 चैप्टर 4 कहता है आपका यूनियन जुडिशरी जजेस सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक आता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की सारी इसके अंदर दी हुई है कि भाई कितने जजेज होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक आता है। इसके अंदर कैग की अपॉइंटमेंट, उसकी सैलरी, उसका कैसे वो काम करेगा, ये सारा कुछ उसके अंदर आता है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका जनरल चैप्टर 4 क्या करता है आपका, आई थिंक सो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, उसके बाद ये तो हो गया आपका कैग। उसके बाद आता है आपका स्टेट पार्ट 6 जो होता है आपका स्टेट के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक रन करता है। ये आपका इसके अंदर जो है 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 जो आपका जनरल, जो कि आपका बात करता है कि स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल 152 जो है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन वो नहीं होगी जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में दी हुई है। यहाँ पर जो है इस जो पार्ट के हिसाब से स्टेट की डेफिनेशन है, इसके अंदर आर्टिकल 152 में दी हुई है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 2 आपका भाई एग्जीक्यूटिव की बात करता है। जैसे आपका चैप्टर वहाँ पे पार्लियामेंट वाले में यूनियन में जो आपका एग्जीक्यूटिव था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, गवर्नर आएगा। आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक आता है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपका आर्टिकल 163 और 164 के बारे में बात कर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की है ये। उसके बाद एडवोकेट जनरल, हर स्टेट के लिए अपना एक एडवोकेट जनरल होगा, ये उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 165।
उसके बाद कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता था, या फिर जो प्रेसिडेंट जो है रूल बनाता था गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पर वही वही काम चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट गवर्नर के बीच में होगा। उसके बाद अगला आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर थर्ड आपका स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बारे में जनरल पार्ट सबसे पहले आर्टिकल 168 से लेकर के 177 तक है। ये कहता है कि भाई जैसे पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसी के अंदर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में कौन कौन, गवर्नर, अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीन चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद अगला कहता है ऑफिसर्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर मैं आपको ये मैं आपको थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ पे आपका स्टेट आएगा, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट। ऑफिसर्स ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, ये आपका आर्टिकल 178 से लेकर के 187 तक है। उसके बाद आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आर्टिकल 188 एंड 189 इसके बारे में बात करता है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 190 टू 193 इसके बारे में बात करता है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट, क्या कहते हैं, पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे भी सॉरी आपको मैं पार्लियामेंट गलत मैंने यूज़ कर दिया, इसके अंदर भी स्टेट लेजिस्लेचर वर्ड आएगा, ये आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। हो जाती थोड़ी थोड़ी गलती, आज पहली बार कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर आर्टिकल 194 और 195 सेम ही प्रोसीजर लिखा हुआ है, जैसे पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ वैसा स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में लिखा हुआ, बस थोड़ा मोटा 19-20 का अंतर है, और कोई ज़्यादा अंतर इसके अंदर नहीं है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, कैसे बिल रखे जाएंगे, कैसे पास होंगे, ये आपका आर्टिकल 196 से लेकर के 201 तक आता है। उसके बाद आता है प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स, वो वही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम प्रोसीजर है एज इट इज़, आप जो है पार्लियामेंट का इसके अंदर कॉपी कर सकते हो, ये आपका बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, आर्टिकल 202 से लेकर के और 207 तक ये आपका आता है। उसके बाद आता है प्रोसीजर जनरली, जैसा पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए जो रूल्स वगैरह जो बनाती थी, इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर जो अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए कैसे किस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग होगी, क्या कुछ होगा, ये सारा इसके अंदर रूल बनाती है। आपका आर्टिकल 208 से लेकर के 212 तक आता है। उसके बाद चैप्टर 4 आता है आपका लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। जैसे वहाँ पर यूनियन के केस में प्रेसिडेंट के पास थी लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ पे आपका गवर्नर को मिली हुई है। क्या है ये आपका आर्टिकल 213, बात कॉमन याद रखिए, जैसे 123 प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पास करने की पावर, और 213 गवर्नर की ऑर्डिनेंस पास करने की पावर। 123 एंड 213 बस इतना ही याद रखना है, बाकी सारा इसके अंदर सेम है, वही 6 हफ्ते तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, सारा कुछ वही सिस्टम है। उसके बाद चैप्टर 5 हाई कोर्ट्स आपका हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, हर स्टेट में हाई कोर्ट होगी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, और कितने जजेज होंगे, कैसे कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, क्या उसका, ये सारा उसके अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक ये आपका आता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 6 आपका आता है, इसके अंदर है ये थोड़ा एडिशनल स्टेट वाले में पार्ट है, ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करता है, जो हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो स्टेट के अंदर होते हैं उसके बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक आता है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वगैरह इसके अंदर आते हैं। और मेनली आपको पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो इसी के अंदर आता है, आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक के बीच में ही आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सिविल जज, ये आपका इसी के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका पार्ट 7 किसके बारे में, पार्ट 7 जो है रिपील कर दिया गया है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1956 में जो हुआ था उससे रिपील कर दिया गया है। ये बात करता था आपका पार्ट बी स्टेट्स। आपको पता होगा जब आज़ाद हुआ था तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वगैरह पास हुए थे, तो उसके अंदर 4 तरह के स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट डी सी स्टेट में यूनियन टेरिटरी जाती थी, पार्ट ए स्टेट में जो है नॉर्मल वो स्टेट आती थी, पार्ट बी में आपकी प्रोविंस, क्या नाम है इसका अपने, पार्ट ए में ब्रिटिश इंडिया के जो अंदर जो स्टेट्स थी वो आती थी, पार्ट बी में जो आपके ये जो राजघराने थे जो ये इसके अंदर आते थे, प्रोविंशियल स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, प्रोविंसेस जिसको हम कह सकते हैं, ये सारे इसके अंदर आते थे। ये जो इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से इसको रिपील कर दिया गया 1956 में, इसके अंदर एक ही आर्टिकल था
उसके बाद अगला का आर्टिकल 238, उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका पार्ट 9। पार्ट 9 जो आपके बारे में बात करता है पंचायत के बारे में। हालांकि पार्ट 9 को भी पहले 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये बात करता था पार्ट डी स्टेट्स के बारे में। पार्ट डी सॉरी पार्ट 8 में आते हैं हम यूनियन टेरिटरी। जो मैं आपको बताया पार्ट सी जो पहले स्टेट होते थे उन्हीं को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। यहाँ पे ये आर्टिकल 239 से लेकर के, ये 239 आपका 239 से लेकर के 242 तक आता है। उसके बाद पार्ट 9 जो होता है पहले आपका पार्ट डी स्टेट्स के बारे में बात करता था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो पार्ट ए पार्ट बी वाला सिस्टम हटा दिया गया था। तो उसी दौरान जो इसको उस टाइम इसको रिपील कर दिया गया था। फिर इसको दोबारा 73rd अमेंडमेंट से 1992 में, ये आपका 1992 है, ध्यान रखिएगा, आपका इसके अंदर जोड़ा गया था। द पंचायत के बारे में बात करता है ये आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक इसका विस्तार है। उसके बाद आता है पार्ट 9A, ये जो है आपका 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया 1992 में। इसके बाद ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक इसका विस्तार है। उसके बाद अगला कहते हैं पार्ट 9B, इसको 97th अमेंडमेंट से जो 2012 में हुआ था उससे इसको ऐड किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल 243 आपका आर्टिकल 243Z से लेकर 243ZT तक है। इसको जो है अब कुछ ही दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने इस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हालांकि देखते हैं इसके ऊपर कितना अमल होगा, जजमेंट के ऊपर क्या होगा। उसके बाद अगला है पार्ट 10 आपका क्या कहते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल 244 से लेकर के 244A तक इसका विस्तार है। उसके बाद आता है पार्ट 11 जो है आपका, ये ज़्यादा हो गया इसके अंदर, ये करते हैं पार्ट 11 जो आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है। भाई यूनियन और स्टेट्स के क्या क्या रिलेशंस होंगे उनके बीच में, ये उसके बारे में बात करता है। ध्यान रखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। पार्ट 5 यूनियन के बारे में बात करता है, पार्ट 6 स्टेट के बारे में बात करता है, 5 + 6 = 11। तो पार्ट 11 आपका यूनियन और स्टेट्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। ये याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं जो हमारे गुरुजी ने हमें बताई थी। तनसुख पालीवाल सर से मैं पढ़ा हूँ, आजकल वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो मैं उनका नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्हीं की ट्रिक है जो उन्होंने मेरे को बताई है। इसके अंदर आपका चैप्टर वन इसके अंदर आता है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। यूनियन और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, यानी लॉ बनाने के जो कानून है, भाई कब यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आपका 246 में दिया हुआ, 3 तरह की लिस्ट दी हुई है 7 शेड्यूल से। वहाँ पे आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो ऐसे मैटर्स है जिनको यूनियन कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर स्टेट कानून बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर कौन स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। जिसमें ये भी दिया होगा कि यूनियन के स्टेट की कानून स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर यूनियन कब कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट पर अगर मान लिया स्टेट और यूनियन दोनों का एक कानून है तो वो कौन सा कानून प्रिवेल करेगा, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। आपका आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक आता है। इसके अंदर आपका आता है अगला आता है चैप्टर टू आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक रिलेशंस के बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक आता है। इसके अंदर जनरल पार्ट कहाँ से कहाँ तक आता है आपका आर्टिकल 256 से लेकर के 261 तक आता है। उसके बाद डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर, अगर वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, जैसे इंटरस्टेट जो रिवर्स बहती हैं या रिवर्स वैलीज है, उनके वाटर्स से रिलेटेड कोई सूट है तो वो कौन सॉर्ट आउट करेगा, वो पार्लियामेंट यूनियन सॉर्ट आउट करेगा। कैसे होगा, ये आपका आर्टिकल 262 में दिया हुआ है। उसके बाद अगला आता है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, स्टेट के बीच में एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे फाइल होगा, ये जो है कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित होगा, ये जो आपका इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन इसके अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 263 के अंदर। उसके बाद आते हैं अगला पार्ट आते हैं आपका पार्ट 12 जो है आपका किसके बारे में बात करता है, फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक आता है ये। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है जनरल पार्ट, आर्टिकल 264 में इसका जनरल पार्ट है भी क्या क्या उसके अंदर रिलेशन हो गए। उसके बाद आता है पार्ट आई थिंक सो कुछ गड़बड़ नहीं है,
हाँ, फिनांस के बारे में बात करता है, चैप्टर 1 फिनांस के बारे में बात करते हैं। जनरल पार्ट उसका आर्टिकल 264 से लेकर के 267 तक है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड यूनियंस, आर्टिकल 268 से लेकर के और 281 तक ये बात करता है। उसके बाद अगला कहता है मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, आर्टिकल 282 से लेकर के 291 तक ये सारा इसके अंदर बात करता है। इसी के अंदर आपका फिनांस कमीशन वगैरह आता है, जीएसटी काउंसिल वगैरह सारा इसके अंदर ही आता है ये। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, बोरोविंग्स, चैप्टर 2 आपका बोरोविंग्स, आर्टिकल 292 से लेकर 292 और 293 आपका जो है बोरोविंग्स के बारे में बात करता है। उसके बाद अगला कहते हैं चैप्टर 3 प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट लाइबिलिटीज एंड सूट्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका आर्टिकल 294 से लेकर के और 300 तक आता है। उसके बाद अगला लगता है राइट टू, अगला चैप्टर 4, चैप्टर 4 आपको ध्यान रखना ये 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 31 को वहाँ से हटा करके फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके यहाँ पर आर्टिकल 300A के तहत लीगल राइट बना दिया। ये वही है आर्टिकल 300A। उसके बाद आता है आपका पार्ट 13 आपका ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की जो है सीमा के अंदर कैसे ट्रेड होगा आपस में, ये इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक इसका विस्तार है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये सब बकवास है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका पार्ट 14 आपका सर्विसेज के बारे में बात करता है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक आता है। इसके अंदर आपका सर्विसेज पहला पार्ट इसके बारे में सर्विसेज के बारे में बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह इसके अंदर सारी इंक्लूड होती है। ये आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक है। उसके बाद अगला कहते हैं दूसरा जो इसका चैप्टर दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होगा, उसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, क्या उनकी सैलरी अलाउंसेस जो भी जो होता है उसके बारे में ये आपका बात करता है। आपका इनके पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटीज़ क्या होंगी, कैसे वो रिक्रूटमेंट वगैरह जो करेंगे, आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक ये सारा कुछ आता है। उसके बाद आता है पार्ट 14 है, पार्ट 14 एक को भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, अलग अलग तरह की, आर्टिकल 323A और 323B के अंदर दो ही आर्टिकल हैं। उसके बाद अगला क्या कहते हैं आपका पार्ट 15 आपका इलेक्शन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक है। इसी के अंदर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कितने मेंबर्स होंगे, उसमें सारा कुछ कैसे अपॉइंट होगा उसके अंदर दिया हुआ है। एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है, ये 18 साल जो है इसकी वोटिंग की एज वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। भाई कैसे इलेक्शन के क्या रूल्स वगैरह होंगे, ये नॉर्मल इसके अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है पार्ट 16 आता है आपका स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ये आपका SC STs एंग्लो इंडियंस वगैरह उनकी रिजर्वेशंस वगैरह के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लास सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह सारा इसके अंदर आता है। ये बात करता है आपका आर्टिकल 330 से लेकर के और 342A तक इसका विस्तार है, ये आपका आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट 17 जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ये आपका आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक आता है। इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये आपका आर्टिकल 343 344 लैंग्वेज यूनियन की क्या लैंग्वेज होगी, कैसे उसमें होगा। और उसके बाद अगला कहते हैं चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेजेज, जो स्टेट की लैंग्वेजेज होंगी या जो रीजनल लैंग्वेजेज होंगी, लोकल भाषाएं होंगी, ये उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 345 से लेकर के 347 तक इसका विस्तार है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 3 आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में बात करता है, भी कैसे वहाँ पे किस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। आर्टिकल 348 से लेकर के और ये आपका आता है 348 से लेकर के और ये आपका 348 से लेकर के 349 तक इसके अंदर आता है। उसके बाद अगला कहते हैं आपका चैप्टर 4 जो होता है स्पेशल डायरेक्टिव, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनकी बात करता है। ये उनकी जो लैंग्वेज को संभालने के लिए, उनके लैंग्वेज को प्रिजर्व रखने के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल डायरेक्शन करेगी, स्पेशल ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट करेगी। ये जो है आर्टिकल 350 ये आर्टिकल 350 इसके अंदर आता है, 350 और 351 के बीच में आता है। उसके बाद अगला कहता है पार्ट 18, 18 साल के हुए नहीं कि इमरजेंसी शुरू हो गई। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करता है, ये आपका आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 के अंदर जो आपका क्या बोलते हैं इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके बारे में आपका बात करता है।
उसके बाद अगला क्या कहते हैं पार्ट 19 आपका मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक इसके अंदर मेनली परिभाषाएं वगैरह दी हुई, परिभाषाएं, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन वगैरह ये इसके अंदर दी हुई हैं सारी। उसके बाद अगला था पार्ट 20 जो है आपका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में, पार्लियामेंट की क्या पावर होगी ये इसके बारे में बात करता है, क्या प्रोसीजर होगा, ये आपका आर्टिकल 368 इसके अंदर एक आर्टिकल है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पार्ट 21 आपका बात करता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक है। इसके अंदर उस टाइम जब कुछ स्टेट्स के लिए जैसे नागालैंड हो गई, गोवा हो गई, मिजोरम वगैरह ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर वाला आर्टिकल भी 370 आर्टिकल जो था वो भी इसके अंदर आता था, और भी काफ़ी तरह के इसके अंदर भाई जब तक जो है पार्लियामेंट जो है प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं होगी, जैसे जो कि 1952 में हुई थी, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो इंटरिम पार्लियामेंट का काम करेगी, हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट का कौन होंगे, ये सारा कैसे अपॉइंट होंगे, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ था। ये आपका इसलिए तो इसका नाम दिया हुआ टेम्पररी प्रोविजंस थे ये। आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक है, इसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है अब रिपील हो चुका, 379 से लेकर के और 392 तक का पार्ट इसका रिपील हो चुका है, अब उसमें काम में नहीं है। उसके बाद अगला कहता है लास्ट पार्ट अब आपका आता है पार्ट 22, जो कि हमारा बात करता है शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, कभी कैसे क्या कुछ होगा। आप आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक आता है। 393 किसके बारे में बात करता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाएगा। हालांकि बाकी एक्ट में पहले में दिया होता है, फर्स्ट या सेकंड सेक्शन के अंदर दे दिया होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आर्टिकल 393 सबसे लास्ट में पार्ट में दी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 394 मैंने जैसे ही आपको शुरू में बताया था कि ये बात करता है कि भाई 16 प्रोविजन, 16 जो आर्टिकल्स होंगे वो जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगे, और बाकी का जो प्रोविजंस होंगे वो आपके 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ठीक है, और हिंदी जो है, हिंदी का जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होगा वो हिंदी के बारे में, हिंदी में होगा, ये इसके बारे में बात करता है। हिंदी में भी इसकी कॉपीज वगैरह होंगी। उसके बाद सबसे लास्ट रिपील, आर्टिकल 395 क्या कहता है कि रिपील कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आर हियर बाई रिपील्ड, कि भारत सरकार अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये जो है अब रिपील किए जाते हैं, यानी अब से ये कोई प्रभाव में नहीं रहेंगे, अब केवल भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रभाव में होगा। उसके बाद आता है इसके अंदर अब आगे शेड्यूल भी दिए हुए हैं, ये तो बात थी आर्टिकल्स की, इसके अलावा 12 शेड्यूल भी दिए हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल हमारा बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। भाई इसके अंदर जो है 28 स्टेट है हमारे इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरी है। पहले 29 स्टेट हुआ करते, 29 हुआ करते थे, लेकिन 2019 में आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गई, तो 9 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर आपको पता है दिसंबर 2019 में दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिला करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यानी आज की डेट में हमारे इसमें फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल जो हमारा सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है उनकी सबकी सैलरीज और अलाउंसेज क्या क्या होंगे उनके बारे में बात करता है ये, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ठीक है, MP MLA वगैरह सारा इसके अंदर इंक्लूड है। कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सब इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल जो है आपका ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ के बारे में यहाँ पर नहीं दिया हुआ इस शेड्यूल के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 60 में दी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 69 में दी हुई है, और इसी तरह से आपका गवर्नर की जो ओथ है वो आपका आर्टिकल उसके अंदर दी हुई है, कौन सा है वो, एक सेकंड अभी देखता हूँ मैं। गवर्नर की ओथ जो आपकी आर्टिकल 159 में दी हुई है। उसके बाद चौथा शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल आपका
allocation of seats in council of states, that is in राज्यसभा, राज्यसभा में हर एक स्टेट और यूटी से कितनी सीटें होंगी ये उसके बारे में बात करता है। उसकी लिस्ट इसके अंदर दी हुई। फिफ्थ शेड्यूल जो हमारा प्रोविजन एज टू रिलेटेड शेड्यूल्ड एरिया, जो शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल कैसे होगा, ये क्या क्या उसमें नियम होंगे, ये सारा उसके बारे में बात करें। सिक्स शेड्यूल जो हमारा संविधान का छठा शेड्यूल है, वो जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल्ड यानी जो ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन करता है। उसके बाद आते हैं हम अगला सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल जो है आपका, ये मैंने आपको बताया था कि वो लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 से लेकर के 251 तक, ठीक है। ये जो आपका आर्टिकल 246 जो था उसके अंदर ये वहीं से आपका सेवन्थ शेड्यूल लिया गया है। ये तीन लिस्ट इसके अंदर दी हुई, यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर तीन लिस्टें दी हुई है। लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट है जिसके अंदर आपके 97 सब्जेक्ट है। लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है जिसके अंदर 66 सब्जेक्ट है। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट पर जो है कि जो जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस पर यूनियन कानून बना सकेगा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट कानून बना सकेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है कि जिस स्टेट लिस्ट में कि भाई यूनियन भी उन पर कानून बना सकता है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट के जो कानून सब्जेक्ट होंगे उन पर यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकती है। उसके बाद आठवां शेड्यूल, 8 शेड्यूल जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है और आज के दिन इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। उसके बाद 9 शेड्यूल, 9 शेड्यूल जो है आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे। जो 9वां शेड्यूल है वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया। ये जो आपका जो सब कई तरह के जो एक्ट थे उनकी वैलिडिटी के बारे में बात करता है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। ये इसको पार्ट 31B आर्टिकल 31B क्या कहता है कि जो 9 शेड्यूल में जो जितने भी एक्ट इंक्लूड किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, उनका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डायरेक्शन दे दिया है। वामन राव केस के बाद कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी एक्ट होंगे, अगर चाहे वो 9 शेड्यूल में डाल दी जाए, अगर कोर्ट चाहेगा तो उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। लेकिन हालांकि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनका कभी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया गया है। आज के दिन इसके अंदर 284 एक्ट है। मेनली जो ये प्रोविजन जो बनाया गया था, मेनली शेड्यूल बनाया गया था, ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बनाया गया था। लैंड रिफॉर्म के जो एक्ट के लिए बनाया गया था, इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां शेड्यूल, 10th शेड्यूल जो आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ये आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है, दल बदल कानून के बारे में बात करता है। ये प्रोविजंस हैज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कि अगर कोई नेता पार्टी बदल लेता है, कई बार होता है कि नेता जीत के किसी पार्टी से आया, शाम को किसी और पार्टी में इंक्लूड हो गया, तो उस केस में वो उसको जो उसकी मेंबरशिप जो है उसकी, चाहे अगर वो एमपी है तो पार्लियामेंट की मेंबरशिप से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, या फिर अगर वो एमएलए है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर की जो मेंबरशिप है उसमें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबर से वो मेंबरशिप से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इसके बारे में बात करता है। उसके बाद आता है आपका 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो है आपका ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। ये पंचायत के बारे में बात करता है। इसके अंदर पंचायत के बारे में बात करता है कि वे पंचायत के किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पर पंचायत जो है अपना फैसले ले सकती है, क्या क्या वो कर सकती है, सारा कुछ इसके अंदर है। 12th शेड्यूल, 12वां शेड्यूल जो आपका, ये भी 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 1992 में ही जोड़ा गया था। ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, यानी नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। तो ये था आज का एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ओवरव्यू मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। आज ये रेंज हमने पढ़ी है, धीरे धीरे कल से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। मतलब क्लास तो क्या होगी, आपके साथ एक चर्चा ही होगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं। तो आपके साथ डेली 1 से 1.5 घंटे की चर्चा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, 15 से 20 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने की। फिर उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात और रह गई
कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे आईपीसी सीआरपीसी भी दिए हुए हैं। आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ये सारे हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे एक्ट एक तरफ और भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, या जो हम जो एक्ट पढ़ते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, तो वो उनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हमारा संविधान है। तो पहले हम इसी को डील करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी एक्ट्स पर भी आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर क्या है यार, आपको आपका आपके दोस्त की प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये लीगल सुपरफास्ट चैनल आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको जब भी अगली वीडियोज़ अपलोड हों एडवांस में ही आपको नोटिफिकेशन उसके लिए मिल जाए। इसलिए प्लीज़, अगर यदि आप आज मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो आज ही मेरा पहला एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ, तो इसलिए कृपया करके अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और अपने साथी का साथ दीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। धीरे धीरे हम ऐसे ही मंजिल को पाएंगे। आपकी समस्याएं मैं समझूंगा, मेरी समस्याएं आप समझेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो फिर आज के लिए हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। बड़ों का ख्याल कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। संविधान और स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान कीजिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए, सैनिकों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। और कोविड से लड़ने में मेन बात यही है कि अगर आपने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया तो जल्दी करवा लीजिए। कोरोना से लड़ने में सरकार प्रशासन का योगदान दीजिए। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप आज आपसे जो है विदा मांगता हूँ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।